नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फैक्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी ने जो कॉमर्स का सिलेबस दिया हुआ है वेरियस पोस्ट के लिए जिनके लिए बीकॉम एमकॉम एप्लीकेबल है। तो उसके अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक है रूरल मार्केटिंग। हालांकि ये बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक दिया हुआ है जिसकी शुरुआत हम आज इस टॉपिक से कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग या यूँ कहा जाए रूरल मार्केट, फीचर्स, इसके क्या-क्या चैलेंजेस हैं और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो रूरल मार्केट मार्केट की जो ग्रोथ है, रूरल मार्केटिंग की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग की तो भाई ग्रामीण एरिया को डिफाइन तो कर लो, पहचान तो लो कि हम किस एरिया को ग्रामीण एरिया कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 3 फैक्ट हैं, 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ लीजिए। यहाँ से है ना सीधा-सीधा एमसीक्यू उठाया जा सकता है कि निम्न में से कौन सही है या कौन गलत है, ऐसा उनसे पूछा जा सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उस क्षेत्र को हम ग्रामीण क्षेत्र में समाहित कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। दूसरा, बोले जहां कम से कम 75% जनसंख्या, जो कि यहाँ पे पुरुष जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ये खास तौर से थोड़ा रिटर्न में प्रॉब्लम हो गई है। 75% पुरुष कामकाजी जनसंख्या एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में लगी हुई हो। और तीसरा, जहां पर कोई भी नगर पालिका या बोर्ड मौजूद नहीं है। जहां पर ये तीनों तीनों पॉइंट्स फिट बैठते हैं वो एरिया ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास ग्रामीण एरिया की जो परिभाषा है वो यहाँ पे फिट हो गई। उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सर जी, जो हमारे पास ग्रामीण एरिया है, देखो शहरों के अंदर आप लोगों ने मार्केट बहुत देखी है भाई। तो अब शहर की तुलना में गांव के अंदर जो मार्केट है उसकी क्या-क्या फीचर्स है सर? सबसे पहला तो देखो भाई, ग्रामीण एरिया में पहला पॉइंट है, बड़ी और बिखरी हुई जनसंख्या है। बोले सर, अभी तो कहा कि जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो तो वहाँ पे, तो सर जी वो तो जनसंख्या काफ़ी कम हो गई। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो बात करी जा रही है किसी एक स्पेसिफिक एरिया की नहीं बल्कि ग्रामीण एरिया की करी जा रही है। अब गाँव में लोग रहते तो कम संख्या में है लेकिन एक गाँव में कम रहते हैं ना, लेकिन वो जनसंख्या क्या हुआ अलग-अलग गाँव में बसी हुई है। जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे जो ह्यूज पॉपुलेशन है वो बटी हुई है, वो बिखरी हुई है अलग-अलग गाँवों के नाम से। ठीक है? कहीं पे ढाणी बोला जाता है, कहीं पे विलेज यानी कि गाँव बोला जाता है, कहीं पे डेरा बोला जाता है। इस तरीके से अलग-अलग एरियाज़ में वो बिखरी पड़ी है। ये सबसे पहले इसकी विशेषता बन जाती है। दूसरा, बढ़ती हुई क्रय शक्ति। भई देखिए, पहले के ग्रामीण एरियाज़ को अगर हम या पहले के ग्रामीण क्षेत्रों को हम तुलना करें आज के ग्रामीण क्षेत्रों से, तो हमारा जो रूरल एरिया आज का है और उस रूरल मार्केट है, उसकी जो परचेज़िंग पावर है ना भाई, वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले के लोग क्या है ₹100 की चीज़ खरीदते थे, लेकिन आजकल के लोगों की जो इनकम है ना, वो बढ़ गई है, जिसके कारण वो अब ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। तीसरी बात, बाज़ार में सतत वृद्धि है भाई, जो मार्केट है ना, उसके अंदर लगातार ग्रोथ हो रही है। ये इसका तीसरी विशेषता इसकी यहाँ पे आ जाती है। चौथा, बुनियादी सुविधाएँ। देखिए, गाँव के अंदर पहले जो बुनियादी सुविधाएँ थी ना, वो ना के बराबर थी। अब सर बुनियादी सुविधाएँ क्या होता है? तो देखिए, ध्यान से, भई बुनियादी सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, परिवहन, संचार नेटवर्क और इससे जो गाँवों का और शहरों का संपर्क है ना, वो पहले की तुलना में आज काफ़ी बढ़ा हुआ है। बोले सर समझ नहीं आया, इस बात में कहना क्या चाह रहे हो? तो देखो भाई, जो हमारे पास ग्रामीण एरियाज़ है ना, तो वहाँ पे पहले के टाइम पे देखा जाए तो क्या कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी? कोई गाड़ियाँ वग़ैरह? अरे कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था, ना के बराबर। और तो और पहले समय में अगर देखा जाए तो गाँव के अंदर है ना ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। कहते हैं गाँव में एक टेलीफ़ोन होता था जहाँ से सारे के सारे लोग है ना अपने रिलेटिव से बात करने के लिए आया करते थे। लेकिन अब घर-घर में टेलीफ़ोन है। तो जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, बिजली की, पानी की, वो सब अब ग्रामीण एरियाज़ में भी काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे जो ग्रामीण एरिया में जो मार्केट्स हैं या ग्रामीण जो मार्केट है ना, वो काफ़ी ग्रोथ पे है, उन बुनियादी सुविधाओं के बढ़ने के कारण। तभी तो ग्रामीण एरियाज़ में अब फैक्ट्रीज़ भी लग रही हैं और ग्रामीण एरियाज़ में अब बड़ी-बड़ी जो शॉप्स हैं, मॉल्स टाइप जो शॉप्स हैं ना, वो भी
खोली जा रही हैं, बहुत सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। उसके साथ-साथ ग्रामीण एरियाज़ में वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अब पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है और ये सब पॉसिबल हो पाया है इन बुनियादी सुविधाओं के कारण ही। फिर बात करते हैं भाई निम्न जीवन स्तर, यहाँ पे इसको फीचर मान लो या इसको कमी मान लो। भाई देखा जाए तो शहर की तुलना में आज भी हमारे जो ग्रामीण एरिया है ना, तो वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना पब्लिक का, लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो काफ़ी कम है, ठीक है? और उसके बाद सबसे बड़ी जो विशेषता यहाँ पे आ जाती है वो है अभी पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण मतलब भले ही गाँव का आदमी कितना ही कुछ क्यों ना हो लेकिन वो धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर अपनी सोच को है ना वो पारंपरिक ही रखता है, वो चीज़ों को पारंपरिक दृष्टिकोण से ही देखता है। जैसा उसके बड़े-बुजुर्ग देखते आए वो उसको वैसे ही देखते आ रहा है, जिसके कारण वो नई चीज़ों को है ना कई बार एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा झिझकता है, ठीक है? और उसके बाद फिर बात करते हैं कि भई अलग मार्केटिंग जो टैक्टिस यहाँ पे है, मार्केटिंग जो मिक्स के जो टैक्टिस है ना, उनकी ज़रूरत होती है। कहते हैं कि भई शहर के अंदर जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, वही सेम एज़ इट इज़ आप रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बात करता है कि भई उसमें कहा गया कि एक अलग विपणन मिश्रण की आवश्यकता है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स थे, वो थे हमारे पास फीचर्स ऑफ रूरल मार्केट। ध्यान दें, सबसे पहला आ गया भई बढ़ी हुई जनसंख्या और बिखरी हुई जनसंख्या। दूसरा कहता है बढ़ती हुई क्रय शक्ति, भई लोगों की जो परचेज़िंग पावर है वो लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण रूरल मार्केट का जो इम्पोर्टेंस है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद जो मार्केट है ना, उसमें कंटीन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है, कंटीन्यूअस इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बाज़ार है ना, वो अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़े और पहले से कहीं ज़्यादा यूँ कहा जाए कि भी पावरफुल होते जा रहे हैं और उसके साथ-साथ हमारे पास जो बेसिक फीचर्स थी, जो सॉरी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे ग्रामीण एरियाज़ में देखने को मिला है। और फिर यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, तो उसको यहाँ पे सीधा-सीधा बस तुलना करी गई है शहर से, जहाँ पे बताया गया है कि भई देखो भई, गाँव है, भले ही कितना ही कुछ क्यों ना हो, तो वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो शहर के कंपैरिज़न में कम है। और फिर यहाँ पे क्योंकि ग्रामीण एरिया के लोग हैं, तो अपनी संस्कृति से लगातार जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए उनका जो सोचने का तरीका है, चीज़ों की या परचेज़िंग की जो हैबिट्स होती है ना, वो आज भी उनकी पारंपरिक ही हैं। जिसकी वजह से कहा गया कि वो पारंपरिक दृष्टिकोण के बिहाफ़ पे चलते हैं। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी जो है कि भई लोकेलिटी को और अपनी जो यूँ कहा जाए रिलेशनशिप को काफ़ी इम्पोर्टेंस वो देते हैं। और उसके साथ-साथ यहाँ पे कहा गया कि भई जो हमारे पास मार्केटिंग मिक्स की जो टैक्टिस होती हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो उनको शहर वाली स्ट्रैटेजीज़ को एज़ इट इज़ अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अलग से मार्केटिंग मिक्स की आवश्यकता रूरल एरियाज़ में होती है। ठीक है भई? उसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ रूरल मार्केटिंग। भई जो ग्रामीण एरिया में जो मार्केटिंग जो विपणन होता है ना, तो उसको कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं? तो देखो भाई, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती माँग। भाई, रूरल एरियाज़ के अंदर मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब जनसंख्या में वृद्धि होएगी, तो वहाँ पे ग्राहक भी ज़्यादा दिखेंगे कंपनीज़ को और जब ग्राहक ज़्यादा दिखेंगे, तो वहीं पे तो डिमांड बढ़ेगी ना, जिसके कारण रूरल एरियाज़ के अंदर जो मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस है ना, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। या रूरल विपणन का, ग्रामीण विपणन का जो इम्पोर्टेंस है ना, ग्रोथ है ना, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कृषि क्षेत्र की समृद्धि, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जो आय है ना, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब आप कहोगे, सर जी हमने तो आज के टाइम पे देखा है कि भी किसान लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है, भई कहीं-कहीं ऐसी घटनाएँ हमको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब ये भी तो देखो, साल 1990 में ग्रामीण एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर करने वाला व्यक्ति था, क्या उसकी आय आज 2023 चल रहा है, आज भी वही है क्या? क्या उनकी आय पहले से बढ़ी नहीं,
बोले ऐसा कैसे बोल रहे हो सर? इनकम बढ़ी तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया। लेकिन आप ओवरऑल देखो, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहले खेत से होता था, आज उसका कई गुना हमको मिलता है। बोले क्यों? क्योंकि हमको अच्छे उर्वरक मिल गए हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है? इरिगेशन की फैसिलिटी बेहतर मौजूद है, जिससे क्या हुआ कि भी ग्रामीण एरियाज़ के जो पब्लिक है ना, उसकी इनकम बढ़ गई है। अब वो ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। उसके पास इनकम, उसकी परचेज़िंग पावर बढ़ गई है। तो इसीलिए भी जो कंपनीज़ हैं ना, वो रूरल मार्केटिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जिससे रूरल मार्केटिंग की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर जीवन स्तर में सुधार, सर जी हमने तो पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि निम्न जीवन स्तर, तो सीधा-सीधी बात है भाई, निम्न जीवन स्तर शहर की तुलना में, लेकिन पहले की तुलना में तो जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। इस बात को सोचिए आप, भई पहले हमारे यहाँ पे लोग बैलगाड़ियों में सफ़र करते थे, आज बसेज़ में और कार्स में सफ़र करते हैं। पहले हमारे यहाँ पर चिट्ठियाँ डाली जाया करती थी, आज व्हाट्सएप से, मोबाइल फ़ोन से सारे काम हो रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे ट्रेन्स जो है ना, कभी कई-कई गाँव में जाके होती थी, आज लगभग हर दूसरे गाँव में एक रेलवे स्टेशन है। पहले हमारे पास बिजली की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो आज हर घर में बिजली का कनेक्शन है। तो देखो भाई, जीवन स्तर में पहले की तुलना में सुधार तो हुआ है, जिससे रूरल मार्केटिंग को ग्रोथ का मौका मिला है। अब वेरियस कंपनीज़ अपने वेरियस प्रोडक्ट यहाँ पे बेच पा रहे हैं। आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि पहले किसको पता था कि लक्स भी कोई चीज़ है, कोई साबुन है, लेकिन टीवी की वजह से जीवन स्तर में सुधार आया ना, टीवी की वजह से लोगों को पता लग गया कि भी हाँ, ये भी होता है, तो वो अपना उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगे। तो रूरल एरियाज़ में मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस उनके जीवन स्तर में सुधार की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद कहता है कि भई सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन होते हैं ना भाई, वो ग्रामीण विकास में गहरी रुचि ले रहे हैं। अगर आप देखोगे सिंपल सी वे में, बहुत सारे सरकारी संगठन हैं और बहुत सारे गैर सरकारी। अब गैर सरकारी संगठन्स को कहा जाता है एनजीओ। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? एनजीओ। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो कि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो काम करा, जिसके कारण रूरल रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हुआ, और उस डेवलपमेंट के कारण लोगों ने अब नए-नए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करा। तो कंपनीज़ ने भी तो देखा ना कि भी हाँ भाई, रूरल एरियाज़ में रूरल मार्केटिंग के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि देखो, जहाँ पर विकास होगा, वहाँ पर कंपनीज़ अपने आप पहुँच जाएँगी। फिर कहा गया कि साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर में वृद्धि, ये भी तो रूरल मार्केटिंग के जो है कि भी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बोले कैसे? देखो भाई, पहले ग्रामीण एरियाज़ में जो साक्षरता दर थी और शैक्षिक जो स्तर था, वो काफ़ी नीचे था, यानी कि बहुत कम लोग आपको पढ़े-लिखे मिलते थे। लेकिन आज के समय पे देखा जाए, तो ग्रामीण एरियाज़ में पढ़े-लिखे लोगों की कमी नहीं है। ठीक है भाई, साक्षरता दर बहुत ऊँची हो चुकी है पहले की तुलना में। अब जब लोग शिक्षित हो चुके हैं, तो वो नए-नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में हिचकिचाते नहीं। उनको भी अब नया प्रोडक्ट मार्केट से चाहिए, जिसके कारण जो रूरल मार्केटिंग है ना, वो पॉज़िटिवली इफ़ेक्ट होती है, और यहाँ पर जो है कि भी कंपनीज़ को अपना प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद ग्रामीण एरियाज़ में जो विदेशी प्रेषण और विदेशी वस्तुओं का आना, देखो भाई, आप पहले सारी की सारी देशी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ग्रामीण एरियाज़ के अंदर अब विदेशी चीज़ों का आना भी पॉसिबल हो पाया है। बोले कैसे सर, ये कैसे हुआ? अब देखो, आपके हाथ में जो मोबाइल है, कहाँ बना? देखिए कहाँ बना? देखिए उसका ओरिजिन तो कुछ और होएगा, यानी कि अगर आप सैमसंग आपके पास, तो देखो ओरिजिन तो कोरिया है भाई। और दूसरी बात, आपके पास शियोमी है, आपके पास प्लस वन है, आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है, उनका ओरिजिन तो अलग-अलग, किसी के हाथ में आज भी माइक्रोमैक्स हो सकता है, ठीक है? तो वो क्या है, वो विदेशी चीज़ें हैं। अभी हमारी सरकार ने दबाव डाल के उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए बोल दिया गया। तो लेकिन अगर पुराने टाइम पे इसको देखा जाए, तो ग्रामीण एरियाज़ में विदेशी चीज़ों के आने के बाद जो रूरल मार्केटिंग है ना, उसको काफ़ी बूस्ट मिला है। क्योंकि अब लोगों को पता लग गया कि भाई ग्रामीण एरियाज़ में इन प्रोडक्ट की कीमतें या इन प्रोडक्ट को भी सेल किया जा सकता है। उसके बाद फिर बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, ये पहले भी हो चुका है कि जहाँ पर बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो
फैसिलिटीज़ होती हैं वो बेहतर होती चली जाएँगी, तो वहाँ पर मार्केटिंग को ऑटोमैटिकली बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पॉज़िटिवली इफ़ेक्ट करता है। ठीक है भाई? नेक्स्ट हमारे पास नए प्रोडक्ट्स के प्रति जो जागरूकता है ना, वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। भई पहले की तुलना में लोग है ना नए प्रोडक्ट को देखते एक बार हिचकिचाते थे, इसको लूँ कि ना लूँ। लेकिन क्या हुआ, बाकी सारी चीज़ें होने के बाद लोगों में नई-नई चीज़ों के बारे में जो जागरूकता है ना, वो बन गई है। आप कैसे कह सकते हो? बोले सर देखिए, पहले हमारे गाँव के अंदर जो है कि भई इत्र का इस्तेमाल किया जा सकता था, डिओड्रेंट को कोई नहीं जानता था। लेकिन लोगों को जब नए-नए प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, मार्केटिंग के कारण, कंपनीज़ की जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है उनके कारण, तो अब वो भी उन नए प्रोडक्ट के अंदर अपने इंटरेस्ट दिखाने लगे। जिसके कारण क्या हुआ, जो रूरल मार्केटिंग है उसको बूस्ट मिला और उसके बाद फिर कहता है कि भई बढ़ता शहरी संपर्क। अब जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत बेहतर है और यहाँ पर लोग जो है कि भी ईज़िली आ जा सकते हैं और शहरों में नई-नई चीज़ें देखते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, वो शहरी जो यूँ कहा जाए कि वो प्रभाव है ग्रामीण एरियाज़ में भी बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ, रूरल मार्केटिंग को बूस्ट मिला है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, जो कि रूरल मार्केटिंग को काफ़ी प्रभावित करते हैं, बेसिकली पॉज़िटिवली प्रभावित करते हैं। इनमें से एक भी पॉइंट है ना यहाँ पे रूरल मार्केटिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। इन सभी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हमारी मार्केटिंग पे देखने को मिलता है। उसके बाद फिर बात करते हैं अगले पॉइंट पे, हमारे पास आ जाता है भाई चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग। बोले सर ठीक है, मार्केटिंग के बारे में क्या-क्या फ़ायदे हैं, मार्केटिंग को कहाँ-कहाँ से रूरल मार्केटिंग को कहाँ-कहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, वो सब देख लिए। लेकिन ग्रामीण एरियाज़ में मार्केटिंग के कुछ चैलेंजेस भी तो हैं, कुछ परेशानियाँ भी तो वहाँ पे होती होंगी। तो उन परेशानियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, बोले कि परंट करंट सिनेरियो में भी है ना सर, आज भी बहुत सारे एरियाज़ में है ना बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल है। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली है, तो वहाँ पे लोग नई चीज़ें खरीदते ही नहीं। गेहूँ के बदले चावल ले लिया, चावल के बदले बाजरा ले लिया। इस तरीके से उनका काम चलता है या फिर काम करने के बदले वो पैसे की बजाय अपना आटा या गेहूँ ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो नए प्रोडक्ट या कंपनीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ये भी एक लूप होल है कि ग्रामीण एरियाज़ में आज भी बार्टर सिस्टम है, जिसकी वजह से रूरल मार्केटिंग के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो क्या करना होगा, इस बार्टर सिस्टम को कहीं न कहीं रिमूव करने की कोशिश करनी होगी या बहुत हद तक कम करने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव पूरे देश में समान ना होना और इसका फ़ायदा बड़े ज़मींदारों द्वारा ही उठाया जा सकता है। अब आप कहोगे सर जी ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या फंडा आ गया इसके अंदर? तो ध्यान दें भाई। जो किसान वर्ग होता है, किसान वर्ग को आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लग जाता है कि भी बारिश कब होनी है ना? उसको सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भी पता लग जाता है। अब जो छोटा व्यक्ति होगा ग्रामीण एरिया में, जिसको उस बात के बारे में पता ही नहीं, तो वो उसका फ़ायदा कहाँ से उठाएगा? तो वही लूप होल यहाँ पे है कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका रूरल एरियाज़ में काफ़ी दूर-दराज के इलाकों में है ना, ज़्यादा फ़ायदा जो छोटे लोग हैं ना, वो उठा नहीं पाते। जिसके कारण रूरल मार्केटिंग के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। जब लोगों को पता ही नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में, तो वो उसका यूज़ कैसे करेंगे और वहाँ पर कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट सेल कैसे कर पाएँगे। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं भौतिक संचार का देश भर के सभी कोनों में समान रूप से सुदृढ़ ना होना। भई यहाँ पे जो भौतिक संचार है ना, उसका क्या मतलब है? तो देखो भाई, जो भौतिक संचार हमारे पास है, वो है भाई आपका टेलीकम्युनिकेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन। आज भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जाना या ट्रांसपोर्ट माल का करना ही पॉसिबल नहीं है। जब वहाँ पे माल पहुँचाना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ पे मार्केटिंग, ठीक है? वहाँ पर रूरल जो मार्केटिंग है, वो भी तो काफ़ी चैलेंजिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट माँग का मुख्यतः कृषि पर निर्भर होना। इंडियन रूरल एरियाज़ के कॉन्टेक्स्ट में एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अप्रॉक्सिमेट 75% जो पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है ना, वो तो सीज़नल है।
तो अब सीज़न के टाइम पे तो जो डिमांड है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन बाकी टाइम पे जो डिमांड है ना वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो ये भी रूरल मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहते हैं वो एक समान माँग पूरे साल तक उन लोगों से नहीं करा सकते। अगर आप देखोगे ना किसी किसान की या ग्रामीण एरियाज़ में जो बात करी जाती है, तो वहाँ पे है ना बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं। जैसे कि अभी-अभी गेहूँ की फसल चल रही है, कटेगी, तब देखना कोई अपने घर पे फ्रिज लेके आएगा, कोई अपने घर पे एसी लगवाएगा, कोई नई गाड़ी लेगा, कोई नया ट्रैक्टर लेगा। यानी कि एक प्रॉपर एक एप्रोप्रिएट सीज़न के दौरान ही जो ग्रामीण एरियाज़ है ना, वहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है और बाकी समय पे लोग सिर्फ़ इंतज़ार करते हैं अगली फसल के आने का, जिसके कारण जो रूरल मार्केटिंग है ना, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। उसके बाद फिर कहता है पारंपरिक नज़रिया होना। भई एक बात बताओ, ग्रामीण एरियाज़ में लोग आज भी पारंपरिक दृष्टिकोण रखते हैं। तो क्या देखा जाए तो जो फ़ैशन की चीज़ें शहरों में बिक सकती हैं, क्या वो अपने यहाँ पे बिकेंगी? क्या हम अपने भाई को फटी जीन्स पहनकर चलते हुए देख के खुश होते हैं क्या? हमको लगता है कि हम उसको कहते हैं, "ओए! कुत्ते काट लेंगे तेरे को।" ठीक है, क्या पहन के आ गया तू? ठीक है, क्या जो श फ़ैशन शहर में चलता है, क्या उसको हम अपने यहाँ पर अपनी बहन-बेटियों को पहनना देके राज़ी हैं, खुश हैं? अगर वो पहन भी लेंगे तो ऑब्वियसली भी कुछ लोग तो अब देखो माइंडसेट बदल गया है, मैं वो नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि भी पिताजी तो येस कर दें लेकिन दादा-दादी अकड़ जाएँ, ये क्या पहन लिया? तो ये कुछ पारंपरिक नज़रिए हैं जिसके कारण रूरल मार्केटिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। ये भी एक चैलेंज है भाई, उनके माइंडसेट को बदलेंगे तभी तो कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को रूरल एरियाज़ में बेच पाएँगी। और फिर देखो अबे प्राकृतिक आपदाएँ शहर की तुलना में ग्रामीण एरियाज़ में प्राकृतिक आपदाएँ ज़्यादा आती हैं। अब आप बात करोगे नहीं, नहीं सर आप है ना बकवास करे जा रहे हो। कोरोना आया था। कोरोना आया था और ग्रामीण एरियाज़ में कम था और शहरी एरियाज़ में ज़्यादा था। तो ध्यान दें, कोरोना प्राकृतिक आपदा थी, मान ली, ठीक है? लेकिन बाढ़ कहाँ पे आती है ज़्यादातर? गाँव में। जो बात करी जाए जो यूँ कहा जाए कि भी बीमारियाँ हैं दूसरी जैसे प्लेग फैला था एक बार, ठीक है? और भी बहुत सारे डेंगू वगैरह वो ज़्यादातर कहाँ पे? ग्रामीण एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि ग्रामीण एरियाज़ में हाइजीन के ऊपर, साफ-सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इसी वजह से वहाँ के एरियाज़ में जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं या यूँ कहा जाए कि भी अ, बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा आती हैं, ठीक है? और फिर हमारे पास कहते हैं ग्रामीण एरियाज़ में है ना भाई, भंडारण और बुनियादी सुविधाओं की कमी। सर जी, शुरुआत से लेकर एंड तक चिल्लाए जा रहे हो, बुनियादी सुविधाएँ बढ़ गई। तो ध्यान दें भाई, भंडारण और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मतलब यहाँ पे अभी तक शहर की तुलना में ग्रामीण एरियाज़ में वो फैसिलिटी आई ही नहीं। ठीक है? अरे भई, आप शहर में कहीं पे भी खड़े हो जाएँ, आपको लेने के लिए कोई न कोई ऑटो मिल जाएगा। गाँव में आपको स्पेसिफ़िकली मार्केट की तरफ या बस अड्डे की तरफ ही जाना पड़ेगा, वहीं से आपको व्हीकल मिलेगा। तो ये फ़र्क है ना, इसी से समझ लीजिए कि जो बुनियादी सुविधाएँ शहरों में हैं, वो बुनियादी सुविधाएँ गाँव में नहीं हैं। जो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी आपके शहरों में बड़े-बड़े शहरों में है, वो वेयरहाउस की फैसिलिटी आपके गाँव में नहीं है। कितने कोल्ड स्टोरेज है गाँव में? अपने आस-पास के एरिया में बताओ, जहाँ पर सब्जियों को स्टोर करने की फैसिलिटी हो। सिर्फ़ वहीं पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा और ये मोस्टली आपको शहरों में ही मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रामीण एरियाज़ में जो हमारे पास भंडारण और जो बुनियादी सुविधाओं की कमी है ना, वो रूरल मार्केटिंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के ये बात हमारे पास जो है कि भी हो जाती है। फिर अब अगर बात करते हैं हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट या बोनस पॉइंट यहाँ पे आप ले लीजिए बात आती है कि ग्रामीण उपभोक्ता है तो उसकी फीचर्स क्या हैं जी? तो देखिए ध्यान से सबसे पहला ग्रामीण उपभोक्ता का जो भी परचेज़ का डिसीज़न होता है ना, वो उसके फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे घर में या मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जब मैं अपने पिताजी से उसके बारे में डिस्कशन करूँगा, जब वो येस करेंगे तभी तो खरीद पाऊँगा ना। या फिर अगर मान लो बहन को कुछ चाहिए, तो वो अपने भाई से पूछेगी या पापा से पूछेगी, तो जब मेल कैंडिडेट
उस चीज़ को अप्रूव कर देगा तो तभी यहाँ पे उस चीज़ को परचेज़ किया जा सकता है। तो इसी बात को लेकर ध्यान में दिया कि ग्रामीण एरिया का जो उपभोक्ता है ना, वो घर के पुरुष सदस्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उन्हीं के निर्णय से ही सारे काम होते हैं। और उसके बाद ग्रामीण एरियाज़ में क्योंकि लोगों की इनकम जो है कभी शहर की तुलना में कम है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो हमेशा सस्ती चीज़ें लेना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे सस्ते की बात तो गलत कहूँगा, वो हमेशा मूल्य से बहुत ज़्यादा, प्राइस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि भी अगर थोड़ी-सी भी सस्ता कहीं पे मिला ना, तो वहाँ से ले लेंगे वो। थोड़ा-सा महँगा आपने बोल दिया ना, तो वो कहेंगे नहीं, नहीं हमको तो थोड़ा-सा, यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्राइस से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं, बोले तरलता पसंद, भैया तरलता का क्या मतलब है सर? तो देखो भाई, कोई भी व्यक्ति है जो ग्रामीण एरियाज़ में है, वो ये बिल्कुल पसंद करेगा कि वो जो प्रोडक्ट यहाँ पे ले रहा है ना, उसको अगर उसको बाद में बेचना पड़े तो उसको ईज़िली बेच पाए। ठीक है, ख़ैर ये तो एक अलग ही सिचुएशन है, अलग ही लेवल की बात है, हर कोई चाहता है ये बात तो। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास, निर्णय जो है अधिकतर समुदाय द्वारा प्रभावित होते हैं। समुदाय का मतलब एक कम्युनिटी। एक कम्युनिटी द्वारा जो डिसीजंस है ना, कौन से डिसीजन सर? हर एक डिसीजन, परचेज़ का, ठीक है? और खरीदने का, जो भी डिसीजन होगा ना, भई कहाँ पे क्या काम होना है, क्या नहीं, वो पूर्ण रूप से समुदाय द्वारा यहाँ पे प्रभावित होता है। ठीक है भाई? इस तरीके से हम यहाँ पे जो पूरा का पूरा चैप्टर या पूरा का पूरा जो पॉइंट्स हैं हमारे थे, वो हम लोगों ने कर लिए। एक ओवरव्यू है, सबसे पहला इस जो डेफ़िनिशन यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोगों ने है ना बिल्कुल घोट के पी जाना है भाई, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू उठेगा। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जहाँ पर मैं इसी स्लाइड शो या इसी वीडियो में से जो क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पे रखूँगा। तब तक के लिए आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।